भी नहीं किया ना ये ऐसे डिबेट शोज, आपके जो रेटिंग्स आती थी वो आपका स्टाइल ही अलग था। मेरा तो स्मिता, अगर आप देखें तो मैंने कभी जीवन में डिबेट शो नहीं किया, और मैंने शुरू से ये सोचा कि आई वांटेड टू बी अ डिसरप्टर। जब सब लोग डिबेट की तरफ जा रहे थे क्योंकि ये आसान है, तब मैंने सोचा कि मैं 15 लोगों को बिठाओ और चिल्लाने लगो। बिठाओ और अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देखिए, आपका प्रोडक्शन का कोई खर्चा ही नहीं है। न्यूज गैदरिंग बहुत महंगी है। आप 15 रिपोर्टर को बाहर भेजेंगे, वो दिन भर सड़कें खराब हैं, स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, समस्या क्या, इसमें पैसा लगेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत पैसा लगता है। तो मैंने ये सोचा, आपको याद होगा जब मैंने डीएनए शुरू किया था, हाँ। तो डीएनए का बिल्कुल जो स्वभाव था एकदम अलग था। वो पॉलिटिक्स से दूर था और वो आम लोगों के बारे में था, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, जो इश्यूज थे उनको सरल भाषा में लोगों को समझाया, और लोगों को वो बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी कि अगर आप लोगों की भावनाओं को समझें और उनकी भाषा में उनको उनके इशू समझाएं तो लोग देखते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको खुद दिन भर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो टीम है, आपको उसको उसी तरह से अपने साथ अलाइन करना पड़ेगा कि वो बाकी न्यूज चैनल्स की भाषा में ना लिखे, प्रेस रिलीज की तरह अपनी स्क्रिप्ट ना लिखे। तो वो मैंने किया, और आज भी मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस टाइम देयर वाज नो एआई, ये सब नहीं था, टूल्स नहीं थे इतने, खुद लिखना पड़ता था, और आपका स्टाइल ही अलग था, बोलने का अंदाज अलग था। उत्तेजित नहीं होते आप किसी भी न्यूज़ से, आप एक स्टाइल से बोलते हैं। तो उस वक्त आपके एडिटोरियल टीम्स जो हैं वो आपको फ्रीडम देते थे कि आप ये कर सकते हैं? तो फॉर्चुनेटली देखिए, मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे कभी भी इस बारे में कभी कोई समस्या या कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मुझे कोई कहे कि ये आप नहीं कह सकते। शुरू में जब मैंने ये इस तरह का चैनल, इस तरह का शो जब स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगा। मेरी अपनी ही टीम में से बहुत सारे लोग तो जो कहते थे कि सर इसके अंदर तो ये तो बड़ा बोरिंग है, कोई एक्शन ही नहीं है इसके अंदर, ये बड़ा स्लो है। हमारी जो सेल्स टीम थी उसने कहा कि रेडियो शो की तरह दिख रहा है। ये जी के टाइम था? जी के टाइम हाँ। कि डीएनए जब शुरू हुआ, रेडियो की तरह दिखता है, जिसमें एक एंकर आ रहा है, वो बोलता जा रहा है, उसके साथ कुछ ग्राफिक्स आ रहे हैं, उसके साथ कुछ नंबर्स, फिगर्स, ये सब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक रेडियो शो है ये, या उस जमाने की आज की भाषा में बोलूं कि पॉडकास्ट जैसा दिख रहा है, जो चलता जा रहा है उसमें गेस्ट भी नहीं है कोई। मतलब एक आदमी आया, एंकर आया, वो बोलता जा रहा है। तो शुरू का फीडबैक ये था, लेकिन मैंने इसको एक चुनौती की तरह लिया, और मैंने सोचा कि अगर कोई ऑनेस्ट, ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो लोगों को मेरी ईमानदारी उसमें दिखाई देगी। मेरी भाषा में, मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में उनको ईमानदारी दिखेगी, एंड मे बी वन डे दे विल कनेक्ट विद मी। और वो हुआ, और लोगों को वो बिल्कुल चमत्कार जैसा लगता था। फिर बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी किया। उनको लगा कि ये जो शब्द आया विश्लेषण, उससे पहले कोई विश्लेषण करता ही नहीं था। हाँ। लोग सिर्फ खबर बताते थे, मसालेदार खबरें बताते थे, उत्तेजित होकर मसालेदार भाषा में बताते थे। मैंने उसको किया कि हम इसका विश्लेषण करेंगे कि ये जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है ये हम आपको बताएंगे, इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या है ये आपको बताएंगे, और फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि न्यूज वाज नेवर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो आपको समस्या बताएगी, जो न्यूज का जो स्वभाव है, लेकिन वो आपको उसका हल नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। खांसी का सिरप लेके इतने बच्चे मर गए, वो खबर दिखाएंगे, पर अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को खांसी हो जाए तो क्या करना चाहिए। इतने सारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, आपने उसको मसालेदार खबर बनाकर रख दिया, डिबेट भी कर लिया, पर यह बताया नहीं कि अगर आपके घर में भी कोई 16, 17, 18 साल का यूथ है, उसकी मेंटल हेल्थ को आप कैसे ठीक रखेंगे। सो सॉल्यूशन तो न्यूज़ में है ही नहीं। सो मैंने उसको कोशिश की, और मुझे लगा कि डीएनए वाज द फर्स्ट शो विच बिकेम अ फैमिली न्यूज़ शो, कि पूरा परिवार उसको बैठ के एक साथ देख सकता है। सुधीर, इसमें क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल मोल्ड को आपने तोड़ा। जैसे हम लोग जब जर्नलिज्म कोर्स करते हैं तो हमें बोला जाता है कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए, इन्वर्टेड पिरामिड, ये सब जो सीखते हैं कि आप सिर्फ बताएंगे कि क्या है, आप यू हैव टू कीप अ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। पर जब
आपके स्टाइल में जब आता है तो उसमें एडिटोरियलाइजिंग लाजिम सी बात है कि होगी, यू नो, लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन इट एंड गिव अ सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन है तो उसमें एडिटोरियलाइजिंग इज देयर। तो उसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, या एक नया स्टाइल है जर्नलिज्म का कि न्यूट्रलिटी की ज़रूरत नहीं है? अब जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ता था और जब हमें जर्नलिज्म सिखाया गया तो न्यूट्रलिटी के बारे में बताया गया और कहा कि यू हैव टू स्टे न्यूट्रल। पर जब मैं काम करने के लिए आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो शब्द है न्यूट्रलिटी, ये ओवर हाइप्ड है और इसको ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया एंड समटाइम्स इट किल्स द न्यूज़। तो उससे पहले लोग सिर्फ जानने आते थे कि क्या हुआ है और लोगों की भूख यहीं शांत हो जाती थी। अब जो व्यक्ति है वो ये भी जानना चाहता है कि क्या हुआ है, वो ये भी जानना चाहता है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा एंड हाउ शुड आई रिएक्ट टू दिस। अब ये उसको कौन बताएगा? अगर जर्नलिस्ट या न्यूज़ एंकर आकर सिर्फ उसको खबर दे देगा, खबर के तो देखिए इसमें तो आजकल इतने साधन है, खबर तो आप कहीं भी ले लीजिए, सोशल मीडिया पर सबसे पहले खबर आती है। मैं तो रात में 9 बजे आता हूं, तो मेरे एनालिसिस का इंतजार आप 10 घंटे अगर करेंगे, खबर तो पहले ही आ चुकी है। तो जब तक लोग हमारे पास आते हैं उनको खबर पता होती है, करेक्ट, कि ये हो चुका है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच ये वॉर शुरू हो गया, या ट्रंप ने ये कर दिया। पर वो शाम को ये जानने के लिए आते हैं कि इसका मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, अब स्टॉक मार्केट में क्या होगा, अब गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जाएंगे, क्या इससे मेरी नौकरी चली जाएगी, इंडिया पर इसका असर क्या होगा और मैं इससे कैसे डील करूं। तो अपने दर्शक को इतना स्ट्रांग बनाना और उसको इतना अवेयर बनाना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो कमिंग बैक टू न्यूट्रलिटी, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि क्रिकेट में जो एम्पायर होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो न्यूट्रल होगा, वो ना इस टीम की तरफ है ना उस टीम की तरफ है, लेकिन उसको अपनी उंगली तो उठानी पड़ेगी ना। उसको ये तो बताना पड़ेगा कि ये आउट है और ये नॉट आउट है। अगर उसने किसी प्लेयर को कहा कि ये आउट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस दूसरी टीम के साथ मिल गया, बट आपको अपना डिसीजन बताना पड़ेगा और वही हम करते हैं। तो वी आर लाइक अंपायर्स आज मीडिया में, जो आपको जो कॉल आउट करते हैं कि ये सही है और ये सही नहीं है, और फिर अपने व्यूअर को बताते हैं कि ये इसके बारे में मेरा एनालिसिस ये है, अब आप अपने आप डिसाइड अब आप देखिए। अब लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे आप 30 साल से हैं, मैं भी 30 साल से काम कर रहा हूं, तो लोगों को एक समझ में आ जाता है कि इस एंकर के ऊपर विश्वास करना है या नहीं करना है। That's true. इस एंकर की बातें अक्सर गलत निकलती हैं, ये मुझे इसमें थोड़ी बेईमानी दिखाई देती है, मुझे ये एंकर कन्विंसिंग नहीं लगता। तो आजकल इतने सारे विकल्प हैं, तो व्यूअर आपसे निकल जाएगा बिकॉज ही इज नॉट कन्विंस्ड विद यू। बट ऑल्सो सुधीर, कई बारी लोग कहते हैं ना कि देखो ये जो आजकल के एंकर्स हैं, दे डोंट रियलाइज यू बीन अराउंड फॉर 30 इयर्स, ये आजकल के एंकर नहीं है। आजकल के जो एंकर हैं, चाहे सुधीर हो, रवीश हो, राजदीप हो, या फिर बरखा, रूबिका, ये सब एंकर्स जो हैं ये एडिटोरियलाइज, बल्कि ये सब एडिटोरियलाइज करते हैं। उस जमाने का देखो ना, अगर हम देखें द वे प्रणॉय रॉय यूज्ड टू एंकर, वो कभी साइड्स नहीं लेते थे, वो न्यूट्रल थे। इज इट ट्रू कि उस टाइम वो न्यूट्रल थे और आज न्यूट्रल नहीं है लोग? ऐसे है? मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग आज अगर आप उनको दोबारा ले आए तो वो भी आज वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं, और कुछ कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू एडिटोरियलाइज हियर, क्योंकि उस टाइम जो बरखा कर रही थी या अर्नब कर रहा था, वो अब बरखा और अर्नब वो वैसा नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं उनको, बिकॉज पीपल वांट मच मोर फ्रॉम यू। पहले देखिए क्या था, एक चैनल होता था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, जानकारी का कोई सोर्स नहीं था। अगर आपने किसी को वहां से एक लाइव जानकारी दे दी तो उसका पेट सिर्फ जानकारी लेने में, न्यूज में ही भर जाता था। यहां तक कि रिपोर्टर्स को और एंकर्स को भी ये नहीं पता था कि इसका एक्सटेंशन क्या है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन उस समय तक ये मॉडल, ये आइडिया, ये आया ही नहीं था। ये वैसा है कि भाई आप स्टोन एज में चले जाइए, तो स्टोन एज में जो होता था वो आज नहीं हो सकता।